हेलो स्टूडेंट्स, प्रिपेयर आईएएस कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग आपको अलग अलग माध्यमों से अलग अलग तरीके से इस अवधि में जब हम फिज़िकल क्लासेस नहीं ले सकते हैं उस दौरान आपको क्लासेस देने का प्रयास कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में हम आपको डेली करंट अफेयर्स के मेंस के क्वेश्चंस, मेंस की राइटिंग प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन उपलब्ध करा रहे हैं। रेगुलर आपकी क्लासेस चल रही हैं। इसी दौरान हमने सोचा कि आपको पॉलिटी के लेक्चर्स भी ऑनलाइन प्रोवाइड कराए जाएं, यूट्यूब के वीडियोस के फॉर्म में प्रोवाइड कराए जाएं। और इसी श्रृंखला को आज से हम शुरू कर रहे हैं। बाकी सारी जो प्रोसेसेस चल रहे थे मेंस की राइटिंग के अलग अलग सब्जेक्ट्स के, वे चलते रहेंगे, लेकिन नए सब्जेक्ट्स और नए टॉपिक्स को भी इंक्लूड करना आपके लिए ज़रूरी है। इसलिए हम लोग आज से इंडियन पॉलिटी का सेगमेंट भी शुरू कर रहे हैं। इंडियन पॉलिटी में आज जो हम टॉपिक लेंगे वो टॉपिक मौलिक अधिकारों का है, फंडामेंटल राइट का है। मौलिक अधिकार किसी भी व्यक्ति के सम्मानजनक मानवीय जीवन को जीने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपकी डिग्निफाइड और ह्यूमन लाइफ को इंश्योर करते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स। तो मौलिक अधिकारों का महत्व केवल अधिकारों के तौर पर नहीं है, ये आपके अस्तित्व के लिए आवश्यक है। मौलिक अधिकारों की अवधारणा, मौलिक अधिकारों का कॉन्सेप्ट ग्लोबली अलग अलग समय काल में विकसित हुआ, अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में डेवलप हुआ। ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन में 1215 में मैग्ना कार्टा पर साइन किया गया, और मैग्ना कार्टा वो महत्वपूर्ण दस्तावेज है, वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है विच प्राइमरली इस्टेब्लिशेस द राइट्स ऑफ सिटीजन्स, जो मुख्य रूप से नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित और स्थापित करने का प्रयास करता है। इसके साथ साथ ही फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिसके मूल सिद्धांत कहीं ना कहीं मानव अधिकारों के लिए ही थे। इसके बाद बड़ी घटना होती है अमेरिका की, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में बिल ऑफ राइट्स को इंक्लूड किया जाना। बिल ऑफ राइट्स एक तरीके से वही फंडामेंटल राइट्स ही हैं, वे अमेरिकन सिटीजन्स को दिए गए वहाँ के संविधान में बिल ऑफ राइट्स के माध्यम से। इसके साथ साथ ही यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स किया, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसमें जो ह्यूमन राइट्स बताए गए हैं वे कहीं ना कहीं आपके फंडामेंटल राइट्स जैसे ही हैं। ये ग्लोबल महत्वपूर्ण घटनाएं थीं, अलग अलग समयों में हुई। इन घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में भारत में भी, भारत उस समय एक गुलाम देश भी था, तो भारत में भी कई मांगें उठी, कई तरीके की डिमांड्स रेज़ की गई अबाउट फंडामेंटल राइट्स, और जिसमें महत्वपूर्ण है एनी बेसेंट का मौलिक अधिकारों की मांग करना, जो कॉमनवेल्थ बिल था उसके माध्यम से कई बार उसके माध्यम से मौलिक अधिकारों की मांग की गई। नेहरू रिपोर्ट में, कांग्रेस के अलग अलग सेशंस में और कई अन्य महत्वपूर्ण क्रांतिकारियों के द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों की मांग की गई। इन सब मांगों को देखते हुए जब हम स्वतंत्र होते हैं तो आज़ादी के बाद जब हमारी संविधान सभा में इसको लेकर के मुद्दे उठे तो मौलिक अधिकारों के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उनकी अनुशंसा थी। एक उप समिति भी बनी थी संविधान सभा में। इन सब की रिकमेंडेशंस के बेस पर मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, द फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड इन आर्टिकल फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35 इन पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये मौलिक अधिकार अलग अलग श्रेणियों में विभक्त किए गए हैं, कुछ 6 ग्रुप्स में इनको बांटा गया है। जो प्राइमरी बहुत ही मूलभूत चीज़ें हैं वो आप किसी भी बेसिक बुक में देख सकते हैं। हम आपको इस क्लास में जो कंटेंट देंगे वो आपकी समझ के लिए होगा, आपको बेहतर सोचने के लिए होगा। तो इसलिए हम बहुत माइन्यूट और लाइट फैक्ट्स हैं उन पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये फैक्ट के लिए क्लास नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ठीक है, वो फैक्ट्स आप चाहेंगे तो आपको क्लास में या PDF के फॉर्म में अवेलेबल करा दिया जाएगा। किस डेट पे क्या हुआ वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि ये क्या चीज़ है और क्यों हुआ। ठीक है, अब भारतीय संविधान सभी नागरिकों को कई तरीके के अधिकार देता है। हम अधिकारों को अगर संविधान के दृष्टिकोण से देखें तो अधिकारों को 2 प्रमुख वर्गों में बांट सकते हैं। एक वे अधिकार हैं जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, जो पार्ट 3 में दिए गए हैं,
और बाकी वे अधिकार हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में तो दिए गए हैं लेकिन वे आपके फंडामेंटल राइट्स नहीं हैं। इसके सिवा लीगल राइट्स भी होते हैं नागरिकों के, ठीक है। तो मौलिक अधिकार और कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए बाकी अधिकार, इन दोनों के मध्य थोड़ा अंतर है। इन दोनों के मध्य प्रमुख अंतर यह है कि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, और अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अलग अलग आर्टिकल्स में आर्टिकल 226 हाई कोर्ट जाने का अधिकार देता है और अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। तो जब भी कभी आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा तो आप सीधे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जा करके, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा करके उसका संरक्षण सुनिश्चित कर सकते हैं। इसीलिए ये अधिकार विशिष्ट हो जाते हैं। मौलिक अधिकारों का दूसरा महत्व ये भी है कि ये मूलभूत मानव जीवन की आवश्यकताओं, सम्मान और मानवीय जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं। इनके नहीं होने पर हमारे लिए ये सम्मानजनक मानवीय जीवन के अधिकार की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। अब हम आते हैं संविधान में दिए गए अधिकारों के बारे में बात करने पर। एक बात महत्वपूर्ण यह है कि मौलिक अधिकार राज्य पर प्रतिबंध आरोपित करते हैं। दे प्रोवाइड लिमिटेशन ऑन स्टेट, ठीक है। तो मौलिक अधिकार वास्तव में राज्य पर जब प्रतिबंध आरोपित करते हैं, इसका तात्पर्य यह है कि मौलिक अधिकार राज्य को देने होते हैं, राज्य के ऊपर बाध्यकारी हैं, ये नागरिकों को प्राप्त होते हैं, ठीक है। कुछ लोग इसे इंडिविजुअल राइट्स भी कहते हैं। मौलिक अधिकार इंडिविजुअलिस्टिक तो ही हैं, ग्रुप में भी हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एक इंडिविजुअल को ही मिलेंगे, व्यक्ति के लिए ही नहीं, समूह के लिए भी है मौलिक अधिकार। यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब हम आते हैं मेन मौलिक अधिकार के मुद्दे पर। मेन मौलिक अधिकार का जो मुद्दा है वो अनुच्छेद 12 से शुरू होता है, आर्टिकल 12। यहां से आपका फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक चैप्टर शुरू होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया कि मौलिक अधिकार राज्य पर प्रतिबंध आरोपित करते हैं। मौलिक अधिकार राज्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, उनकी सीमाओं, उनके ऊपर उनकी अधिकारों को सीमित करते हैं, उनकी पावर्स को लिमिटेड करते हैं। तो यहाँ पर पहली चीज़ जो सबसे पहले जानना ज़रूरी है वो यह है कि राज्य का क्या मतलब है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टेट। तो जो आर्टिकल 12 है वो राज्य की परिभाषा उपलब्ध कराता है। राज्य की परिभाषा के संदर्भ में द डेफिनेशन ऑफ स्टेट विद रिस्पेक्ट टू पार्ट 3 ओनली, ठीक है। अनुच्छेद 12 जो है भाग 3 के संदर्भ में राज्य की परिभाषा उपलब्ध कराता है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि राज्य क्या है। राज्य शब्द का प्रयोग जब अनुच्छेद 12 के बाद कहीं भी किया जाएगा तो उसके क्या अर्थ निकाले जाएंगे, वह है अनुच्छेद 12 में दी गई राज्य की परिभाषा, ठीक है। तो अनुच्छेद 12 राज्य को परिभाषित करते हुए कहता है कि राज्य के अंतर्गत क्या क्या आएगा? यूनियन लेजिस्लेचर एंड गवर्नमेंट, केंद्र सरकार और केंद्र की विधायिका, ठीक है। दूसरा आएगा स्टेट लेजिस्लेचर एंड गवर्नमेंट, राज्य की विधायिका और राज्य की सरकार, ठीक है। केंद्र की विधायिका यानी कि संसद, केंद्र की सरकार यानी कि एग्जीक्यूटिव, राज्य की विधायिका यानी कि विधानसभा विधान परिषद, और राज्य की सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव स्टेट का, ठीक है। इसके सिवा ऑल लोकल बॉडीज, सभी स्थानीय सरकारें, सभी स्थानीय सरकारों में म्यूनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, पंचायती राज बॉडीज, इन सबको हम इंक्लूड कर सकते हैं। पंचायती राज बॉडीज, म्यूनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, एटसेट्रा, इन सबको इंक्लूड कर सकते हैं। इसके सिवा बाकी सभी लेजिस्लेटिव और नॉन लेजिस्लेटिव बॉडीज जो भी स्टेट के काम को परफॉर्म कर रही हों,
उन सबको भी स्टेट की डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाएगा, जैसे LIC, ONGC, इन सबको भी जो स्टेट के फंक्शंस को परफॉर्म कर रही हैं या असिस्ट कर रही हैं, ठीक है, उन सबको भी हम स्टेट की डेफिनेशन में शामिल करेंगे, उन सबको भी हम राज्य की परिभाषा में शामिल करेंगे। और ये अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा देता है। तो जब भी कभी आपके लिए आगे यह इस्तेमाल किया जाता है कि राज्य यह करेगा, राज्य यह नहीं करेगा, राज्य के ऊपर ये प्रतिबंध हैं, या राज्य नागरिकों को यह उपलब्ध कराएगा, तो ये सारी चीज़ों की सुनिश्चितता कौन कौन करेगा, कहाँ से की जाएगी? इन सारी चीज़ों से, यूनियन लेजिस्लेचर, यूनियन एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट एग्जीक्यूटिव, लोकल बॉडीज, प्राइवेट एंड सेमी गवर्नमेंट बॉडीज, इन सबको हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इवन अ प्राइवेट बॉडी और एजेंसी वर्किंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट shall fall under the definition of state under आर्टिकल 12। यानी कि कोई भी निजी संस्था जो राज्य के अंग के रूप में कार्य कर रही है, वर्किंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट, उसको भी हम स्टेट ही मानेंगे आर्टिकल 12 के अंतर्गत। तो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से ये सारी बॉडीज भी, जैसे जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ONGC, LIC, ये सारी बॉडीज भी जो एजेंसीज ऑफ स्टेट के तौर पर काम कर रही हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट के तौर पर काम कर रही हैं, उन सबको भी हम स्टेट की डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 12 समझ में आ गया आपको। अब आते हैं आर्टिकल 13 पर। अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 यह प्रावधान करता है, यह प्रोविजन करता है कि कोई भी लॉ जो इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स हो shall be null and void to the extent of that inconsistency। कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो, ठीक है, कोई भी लॉ जो इनकंसिस्टेंट हो फंडामेंटल राइट्स के, वो वॉइड होगा, लागू नहीं होगा, नल होगा, शून्य होगा, ठीक है। कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करता हो, अतिक्रमण की सीमा तक जितना वो अतिक्रमण कर रहा होगा, पूरा कानून नहीं जीरो होगा, पूरा कानून इनवैलिड नहीं होगा, कानून का वह भाग जो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का हिस्सा है, केवल वह हिस्सा लागू नहीं होगा, इनवैलिड होगा, नल एंड वॉइड होगा, ठीक है। इस बात को हम टेक्निकल लैंग्वेज में डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स भी कहते हैं, व्यपन का सिद्धांत भी कहते हैं, ग्रहण का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। मतलब किसी भी चीज को जितना पोर्शन, फंडामेंटल राइट्स को किसी भी कानून का जितना पोर्शन ढक रहा है, जो ग्रहण का पोर्शन आ रहा है, ठीक है, उस पोर्शन को छोड़कर बाकी कानून लागू होगा, ठीक है। तो इसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स भी कहते हैं, इसी को हम ग्रहण का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 13 ये क्लियर कर रहा है कि फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी कानून लागू नहीं होगा। तो अब इस तरीके से अगर आप ध्यान से देखें तो हमें यह पता करना जरूरी है कि कौन सा लॉ कितना इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। और यह पता कौन करेगा? जाहिर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट करेगा, न्यायालय करेगा। और न्यायालय जब यह काम कर रहा है तो यहीं से न्यायालय कौन सी शक्ति प्राप्त कर रहा है, किस चीजों के अधिकार प्राप्त कर रहा है? वो है जुडिशियल रिव्यू। तो सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि अनुच्छेद 13 इनडायरेक्टली जुडिशियल रिव्यू का पावर दे रहा है न्यायपालिका को, क्योंकि कोई भी कानून फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसका रिव्यू किया जाएगा। और इसका रिव्यू कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो आर्टिकल 13 से दो खास बातें समझ में आती हैं, दो खास चीजें आपको ध्यान रखनी है। अभी तक जो बताया है उनमें से एक डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स और दूसरा जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। तीसरी खास बात यह है
कि यह आर्टिकल कह रहा है कि कोई भी लॉ जो इनकंसिस्टेंट है वो लागू नहीं होगा। तो नाउ वी शुड नो द डेफिनेशन ऑफ लॉ। लॉ क्या है, कानून किसको कहेंगे? तो आर्टिकल 13 ये क्लियर करता है कि लॉ में क्या क्या आएगा। ठीक है, तो लॉ में पहली चीज जो आएगी वो है पहली चीज क्या आएगी? केंद्रीय संसद द्वारा या राज्य की विधायिकाओं द्वारा बनाए गए कानून, इनको हम क्या मानेंगे? इनको हम लॉ मानेंगे। ये आपको क्लियर पता है। इसके सिवा लॉ में दूसरी चीज आएगी जिसको हम कहते हैं ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का मतलब है अध्यादेश। ऑर्डिनेंस जारी करता है कौन? ऑर्डिनेंस जारी करते हैं केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रपति और राज्य के स्तर पर राज्यपाल। तो राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश भी आएंगे लॉ की डेफिनेशन में, कानून की डेफिनेशन में। ठीक है, इसके सिवा कोई भी ऐसा ऑर्डर या बाई लॉ, रूल, ये सारी चीजें भी जिसका रूल, ये सब भी जो लॉ का इफेक्ट रखते हो, लॉ का प्रभाव रखता हो, कानून का प्रभाव रखते हो, उन सबको भी हम लॉ की डेफिनेशन में सम्मिलित करेंगे। उन सबको भी लॉ की डेफिनेशन में सम्मिलित करेंगे। और इसके साथ साथ ऐसे कोई कस्टम या ट्रेडिशन जो वहां पर लॉ के सोर्स के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हो, वैसे नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेस जैसे कस्टम्स, ट्रेडिशंस, यूजेस, जिनमें लॉ की शक्ति हो, जिनको लॉ के तौर पर माना गया हो, इसको भी हम लॉ मानेंगे। ठीक है ना? तो आर्टिकल 13 बता रहा है कि कोई भी लॉ जो इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट के, वो अप टू द लेवल ऑफ इनकंसिस्टेंसी वैलिड नहीं होगा। लॉ का मतलब होगा कानून जो केंद्र और राज्य की विधायिकाएं बनाएं, अध्यादेश जो राष्ट्रपति और राज्यपाल जारी करें, कोई भी ऑर्डर, बाई लॉ, रूल, नियम, उपनियम, है ना, या विधि जिसको हम कानून के तौर पर लागू करते हो, या ऐसे कोई भी परंपराएं, मान्यताएं जो कानून का स्रोत के तौर पर मान्यता प्राप्त हो, इन सबको हम लॉ मानेंगे। ठीक है, यानी कि ये कोई भी चीज, इनमें से कोई भी चीज, इस लाइन को ध्यान से समझिएगा, इनमें से कोई भी चीज अगर फंडामेंटल राइट्स के इनकंसिस्टेंट है तो वो वैलिड नहीं होगी, वो लागू नहीं होगी। ये आर्टिकल 13 कह रहा है। ठीक है, एक बात और आपको यहां पर याद रखनी है आर्टिकल 13 में। देखिए, आर्टिकल की मेजर पॉइंट्स को समझिए और उसको मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पॉलिटी एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर हर बच्चे को ये बहुत इजी लगता है। ठीक है, लेकिन मार्क्स आते समय जब क्वेश्चन आता है तो वो चीज डिफिकल्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी बेसिक डिटेलिंग को हम नहीं समझना चाहते हैं, हम उसको बहुत ही आसान लैंग्वेज में पढ़ते हैं हमेशा। ठीक है, तो जो उसके टेक्निकल डिटेलिंग है वो समझना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, अब इसके जो अगली मेजर इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि संविधान संशोधन अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, दे आर नॉट कंसीडर्ड एज लॉ। ठीक है, संविधान संशोधनों को कानून नहीं माना जाएगा, लेकिन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी रिव्यूड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑन द ग्राउंड्स दैट वेदर इट इज इन लाइन विद द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। अर्थात संविधान संशोधनों की समीक्षा
उच्चतम न्यायालय कर सकता है। पहली बात, संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अंतर्गत कानून नहीं माने जाएंगे, लेकिन संविधान संशोधनों की समीक्षा कर सकता है उच्चतम न्यायालय। और उच्चतम न्यायालय किस ग्राउंड पर करेगा कि क्या ये संविधान संशोधन कहीं भी या कैसे भी भारतीय संविधान के मौलिक ढांचे यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, ये चीज क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हुई? ये कहीं अगर मतलब वो इंक्लूड किया जा रहा है, अगर कहीं अगर कहीं संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूलभूत ढांचे को वो तोड़ रहा है या उसका उल्लंघन कर रहा है, तो किसी भी संविधान संशोधन का जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है बाय सुप्रीम कोर्ट, बट इवन देन इट कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज लॉ अंडर आर्टिकल 13। तो लॉ में क्या क्या आएगा ये भी आपको पता होना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हम लॉ नहीं मानेंगे आर्टिकल 13 में, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया पूरा आर्टिकल 13। ठीक है, तो 12 ने स्टेट की डेफिनेशन दी, स्टेट में क्या क्या आएगा आपको, इसका क्वेश्चन भी आप प्री के पिछले पेपर्स उठा के देखेंगे तो बहुत आसानी से मिल जाएंगे। वो एग्जाम्पल के साथ भी पूछते हैं कि इसमें से कौन सा स्टेट है या नहीं है, जैसे LIC वाला एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद आर्टिकल 13 में यह बताया गया है कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करने वाला लॉ इंप्लीमेंट नहीं होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आते हैं आर्टिकल 14 पर, अनुच्छेद 14 पर। आर्टिकल 14 की अगर हम बात करें तो वो ये कहता है कि द स्टेट शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, द स्टेट शेल नॉट डिनाई या डज नॉट डिनाई टू एनी पर्सन, मेजर वर्ड याद रखिएगा, एनी पर्सन, what? Equality before law and equal protection of laws. Equality before law and equal protection of laws within the territory of India, ये कह रहा है आर्टिकल 14। ठीक है, अब इसमें जो 3 हमने मेजर कीवर्ड्स नोट किए हैं उनकी मीनिंग समझिए। जब हम ये कह रहे हैं कि स्टेट किसी भी व्यक्ति को जो भारत के राज्य क्षेत्र में है, इसका मतलब ये हुआ कि चाहे वो सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो, चाहे वह नागरिक हो या गैर नागरिक हो, उन सब को आर्टिकल 14 का प्रोटेक्शन मिलेगा। ठीक है, यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज को पाने के लिए यू नीड नॉट टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया। इफ यू आर इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया यू आर एंटाइटल्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 14 और द राइट्स प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 14। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण का अधिकार दे रहा है। ठीक है, तो एनी पर्सन का मतलब समझ गया, एनी पर्सन जब यूज किया गया इसके क्या मीनिंग निकले। अब आते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट पर जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली लिया जाता है यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से, यूके से लिया गया है ये कॉन्सेप्ट। यूके में एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइटर, बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर हुए जिनका नाम था एवी डायसी। एवी डायसी ने एक कॉन्सेप्ट दिया और वो कॉन्सेप्ट था रूल ऑफ लॉ।
यानी कि विधि का शासन। तो एवी डायसी का जो विधि के शासन का सिद्धांत था, उसी से कॉन्सेप्ट डिराइव्ड होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ का। ठीक है, तो एवी डायसी का सिद्धांत क्या है? एवी डायसी का सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होगा, हर व्यक्ति कानून के अंतर्गत होगा। मतलब किसी के शासन प्रणाली में, किसी भी देश की या किसी भी समाज की शासन प्रणाली में जो सर्वोच्च शक्ति प्राप्त चीज होगी वो विधि होगी, कानून होगा। ठीक है, राजा और रानी को भी, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को भी, और चपरासी को भी, न्यूनतम स्तर पर खड़े व्यक्ति को भी कानून के अंतर्गत ही काम करने का अधिकार होगा। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होगा। ठीक है, सबसे ऊपर कानून होगा। कानून जो कहेगा वही वहां की सत्ता को करना होगा। यानी कि कानून किसी भी राजा को जो काम करने की शक्ति देगा, राजा केवल वही कार्य कर सकता है या उन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जो कानून ने उसे दिए हो। वह कानून से ऊपर नहीं हो सकता। ठीक है ना। देखिए, प्राचीन समय में या मध्यकाल में अगर आप देखेंगे तो राजा का कहा गया चीज ही कानून होता था। राजा कानून से ऊपर होता था। ठीक है, लेकिन आधुनिकता और आधुनिक समाज की शुरुआत का यह महत्वपूर्ण सिद्धांत है जहां पर हमने ये माना कि नहीं, एक विधि होगी जो सब पर रूल करेगी और सब उस कानून के सामने एक समान होंगे, कानून की नजरों में एक समान होंगे। कानून के सामने कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तिगत अस्तित्व उसी प्रकार से होगा जैसा दूसरे का होगा। ठीक है, तो कानून के सामने सभी लोग समान होंगे। इक्वालिटी बिफोर लॉ होगी। कानून के लिए कोई छोटा या बड़ा, ऊंचा या नीचा, जातिगत विभेद ये नहीं होंगे। ठीक है, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का बेसिक जो अवधारणा है, जो मूलभूत कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के सामने कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को विधि के सामने कोई महत्वपूर्ण या बड़ा प्राधिकार नहीं दिया जाएगा, विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा। प्रिविलेज का मतलब विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और सभी कानून की प्रक्रिया का पालन सभी लोग एक जैसे ही करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप किसी बड़े पद पर हैं या बड़ा अधिकारी हैं तो आपके लिए लॉ का प्रोसीजर डिफरेंट होगा। नहीं, द लीगल प्रोसीजर विल बी सेम फॉर ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द नेशन। ठीक है ना, हु इज इन द नेशन, चूंकि ये एनी पर्सन के लिए है। ठीक है, तो लॉ के सामने सब बराबर होंगे। इसका मतलब ये है कि कानून की प्रक्रिया सबके लिए एक समान होगी। कानून के सामने किसी को विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा और इसके साथ साथ कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता। ठीक है, तो ये जो इक्वालिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट है, हालांकि भारतीय संविधान जब इक्वालिटी बिफोर लॉ देता है तो इसके साथ साथ वो कुछ एक्सेप्शन भी दे देता है, उसके कुछ अपवाद भी दे देता है, जिनकी हम बात कर लें अगर। ठीक है, उसी के साथ साथ आपको समझ में भी आ जाएगा। ये यहां पर हम ये तो कह रहे हैं कि हां, सभी लोग कानून के सामने बराबर हैं, लेकिन अगर हम देखें तो आर्टिकल 361 जो है वो प्रेसिडेंट, गवर्नर और राज प्रमुख को लीगल प्रोसीडिंग से, क्रिमिनल और सिविल लॉस की प्रोसीडिंग से एग्जम्प्ट करता है, उन्हें संरक्षित करता है। तो उनके पद के रहने के दौरान, पद पर बने रहने के दौरान इस तरीके की सिविल और क्रिमिनल प्रोसीजर्स नहीं होंगे। तो ये आर्टिकल 361 इम्यूनिटी दे रहा है, जो इक्वालिटी ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ का वायलेशन भी है। ठीक है, इसके साथ साथ ही आर्टिकल 105 स्पेशल प्रिविलेज दे रहा है एमपीज को और एमएलएज को, अलग अलग राइट्स दे रहा है एमपीज और एमएलएज को स्पेशल। वे भी इक्वालिटी बिफोर लॉ का वायलेशन करते हैं, जैसे उनको ज़्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है इन पार्लियामेंट, इन लेजिस्लेचर। ठीक है, तो ये वे जो अधिकार उन्हें मिल रहे हैं, गिरफ्तारी से उन्हें स्वतंत्रता होती है कुछ स्पेशल मामलों में, तो ये जो उन्हें अधिकार मिल रहे हैं वो इक्वालिटी बिफोर लॉ का वायलेशन भी कर रहे हैं। तो बेसिकली इक्वालिटी बिफोर लॉ सभी नागरिकों के लिए एक समान है। कुछ छोटे मोटे
एक्सेप्शन को छोड़ करके, कुछ छोटे मोटे अपवाद को छोड़कर। ठीक है, तो ये हो गया इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब आते हैं इसके दूसरे कॉन्सेप्ट पर, जो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, विधियों का समान संरक्षण। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट लिया गया है अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। ठीक है, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के यहाँ अमेरिका में जो कॉन्सेप्ट है वो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का है। अब ध्यान दीजिएगा और इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा कि ब्रिटेन में इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात हो रही है, अमेरिका में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की बात हो रही है, विधियों के समान संरक्षण की बात हो रही है। ठीक है, पहले इस अवधारणा को समझेंगे, फिर इस बात पर हम वापस आएंगे कि ऐसा ब्रिटेन में क्यों हो रहा है और ऐसा यूएसए में क्यों हो रहा है, अमेरिका में यह क्यों हो। देखिए, कोई भी चीज़, किसी भी देश में अगर कोई व्यवस्था है तो उस देश की उस व्यवस्था को समझने के लिए वहाँ के समाज को और राजनीति को, दोनों को समझना होगा। ठीक है, कोई भी चीज़ कहीं पर लागू की जाती है तो वहाँ पर उसकी आवश्यकता होगी तभी लागू की जा रही होगी, या उसके लिए कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती होंगी। ठीक है, तो इसलिए जब भी कुछ पढ़िए तो उसका संदर्भ जरूर सोचिए कि ऐसा इन्होंने क्यों किया और इस परिघटना का इस समाज से क्या रिलेशन है। ठीक है, तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज जो है वो कहता है कि लॉ शुड बी इक्वल फॉर इक्वल्स ओनली, अनइक्वल्स शुड नॉट बी ट्रीटेड एज इक्वल्स। मतलब कानून समान लोगों के लिए एक समान होगा और असमान लोगों के लिए अलग कानून होगा। ठीक है, द इक्वल्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली, अनइक्वल्स शुड नॉट बी ट्रीटेड इक्वली। ठीक है, तो लॉ शुड बी इक्वल फॉर इक्वल्स, मतलब समान लोगों के लिए समान कानून होगा, असमान लोगों के लिए अलग से उपबंध या प्रावधान किए जाएंगे, अलग से प्रोविजंस किए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, अगर मान लीजिए लोग समानता की अवधारणा में नहीं है, कोई बहुत आगे है और कोई बहुत पीछे है, और सबको हम एक जैसा ट्रीट करेंगे तो जो पीछे है उसके आगे आने की संभावनाएं कम हो जाएंगी, क्योंकि वो व्यवस्थाओं में कम अधिकार पहले से प्राप्त है और वो फिर और डिप्राइव हो जाएगा। तो अगर वो असमान है और उसको हम थोड़ा प्रोटेक्शन देंगे, थोड़ा उसको सपोर्ट देंगे, तो निश्चित तौर पर अगर हम उसके लिए अलग से कानून में प्रावधान करेंगे तो निश्चित तौर पर वो ज़्यादा एम्पावर होगा, और जब ज़्यादा एम्पावर होगा तो वो आगे आने में उसको मदद मिलेगी, तो वो लोगों के बराबर आ सकेगा। ठीक है, तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस का जो थॉट है वो ये है कि अनइक्वल्स को भी इक्वल लाना है। ठीक है, असमानों को भी समान लाना है। इसलिए जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि सकारात्मक विभेद को स्थापित करता है। देखिए, भेद तो हो रहा है, भेदभाव तो है, लेकिन वो भेदभाव कैसा है? सकारात्मक है। क्यों? क्योंकि ये समानता लाएगा, इक्वालिटी लाएगा। ठीक है, तो समाज में जो लोग पिछड़े हैं, दलित हैं, वंचित हैं, जिनको समाज में प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, जिनको आगे बढ़ने के समान मौके नहीं मिले हैं, अगर उनको हम अलग से प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो वे कभी भी इक्वल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, जो रेस होती है उसमें जो पीछे से शुरू करेगा वो पीछे ही रह जाएगा। तो इसलिए क्या होगा? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का कॉन्सेप्ट आएगा, जहां पर हम सभी के लिए एक जैसा व्यवस्था बनाने की कोशिश करेंगे और डिस्क्रिमिनेट करेंगे किसको? उन लोगों को जो लोग पीछे हैं, उनके लिए हम अलग से कुछ पॉजिटिव व्यवस्थाएं बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि नहीं? बेसिकली आर्टिकल 14 एक ब्रॉड इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट लाता है, एक व्यापक तौर पर समानता का सिद्धांत लाता है, और यह समानता का सिद्धांत जो है वो पूरे समाज में सबसे पहले तो कानून के समक्ष
आपको समान कर रहा है, और उसके बाद वह आपको जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो वंचित हैं, जिन्हें समाज में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, उनके लिए अलग से प्रावधान करने की बात करता है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि इक्वालिटी को प्रॉपरली स्टैब्लिश करने के लिए इन दो सिद्धांतों को आर्टिकल 14 ने प्रोवाइड किया। ठीक है, अब हम इसमें उस कॉन्सेप्ट पर आते हैं जिसको हमने शुरुआत में रोका था कि ऐसा ब्रिटेन में है और ऐसा अमेरिका में है, ऐसा क्यों है। अगर आप लोग आजकल की न्यूज़ को पढ़ रहे होंगे तो आपको आइडिया लग रहा होगा, अमेरिका में इस समय रेशियल डिस्प्यूट्स बहुत सारे चल रहे हैं, जहाँ पर एक अश्वेत व्यक्ति की हत्या हो गई और उसके बाद वहाँ पर काफ़ी विवाद चल रहा है और सरकार परेशान है उसको लेकर के। तो अमेरिका में एक प्रॉब्लम है, वो रेसिज्म का इश्यू है, हमेशा से है, बहुत लंबे समय से है। ठीक है, जो ब्लैक्स और वाइट्स के बीच में विवाद है। ठीक है, तो वहाँ पर जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का अवधारणा है, वो बेसिकली उन डिप्राइव्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को आगे लाने के लिए कुछ अलग से बेनिफिट्स देने के लिए है, जिससे वे समाज में इक्वल ट्रीट किए जा सके। ठीक है, ब्रिटेन में बेसिकली रेशियल डिफरेंसेस या कास्ट डिफरेंसेस जैसे डिफरेंसेस नहीं है, वहां पर इक्वालिटी बिफोर लॉ एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट है जिसे लागू किया जा सकता है। भारत में दोनों की ज़रूरत है। ठीक है, भारत में जातिवाद भी है, भारत में महिलाओं के लिए भी शोषण की समस्या है, बच्चों के साथ भी अच्छे ट्रीटमेंट नहीं है, तो अलग अलग वर्ग हैं जिनके लिए अलग अलग से प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो हमें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज तो चाहिए ही, साथ ही साथ हमें इक्वलिटी बिफोर लॉ भी चाहिए। ठीक है, तो आर्टिकल 14 जो है वो आपको इक्वालिटी को ब्रॉडली कंट्री में स्टैब्लिश करने का, इक्वालिटी को देश में व्यापक तौर पर स्थापित करने की अवधारणा है। ठीक है, तो आर्टिकल 12, 13 और 14, तीन आर्टिकल मैंने आपको बता दिए। अब आते हैं हम आर्टिकल 15 पर, अनुच्छेद 15 पर। अनुच्छेद 15 जो है वो ये कह रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे हम, भेदभाव नहीं करेंगे। किस आधार पर? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और रेस यानी कि मूल वंश के आधार पर राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा किसी भी सिटीजन के साथ। अब ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 15 में सिटीजन शब्द का इस्तेमाल किया गया है, मतलब ये नॉन सिटीजन्स के लिए अवेलेबल नहीं है, आर्टिकल 15 सिटीजन्स के लिए है। यानी कि स्टेट कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। इन ग्राउंड्स पर किसी भी सिटीजन के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ये नॉन सिटीजन्स को नहीं है, नॉन सिटीजन्स के साथ कर सकता है, ये भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन ये भेदभाव कहाँ नहीं करेगा? ठीक है, ये भेदभाव किन एरियाज में नहीं करेगा? ठीक है, तो वो एरियाज क्या हैं? वो एरियाज दिए हैं आगे इसी आर्टिकल में, जब ये कहता है विद रिस्पेक्ट टू असेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट। ठीक है, यानी कि ये वो एरियाज हैं जहां पर राज्य इन आधारों पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। इन आधारों पर राज्य किसी भी नागरिक से कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। कहां कहां? सबसे पहले दुकानों पर, रेस्टोरेंट में जिसको हम जलपान गृह कहते हैं हिंदी में, होटल्स में, जहां पर लोग पब्लिक एंटरटेनमेंट के लिए जाता है जैसे पार्क वगैरह, अम्यूजमेंट पार्क वगैरह। ठीक है, इसके साथ साथ बाथिंग घाट्स जो हैं, जो रोड्स हैं, पब्लिक रोड्स हैं, इन सब के यूज करने में राज्य कोई भी भेदभाव अपने नागरिकों से इन ग्राउंड पर नहीं करेगा।
ठीक है, मतलब जैसे कोई रोड है तो राज्य ये नहीं कह सकता कि इस पर केवल हिंदू चलेंगे या केवल मुस्लिम चलेंगे, ठीक है, इस पर केवल तमिलियन लोग चलेंगे, इस पर नॉर्थ इंडियन नहीं चलेंगे, है ना, या फिर मान लीजिए इस पर केवल महिलाएं चलेंगी, इस पर केवल पुरुष चलेंगे, ऐसा नहीं कह सकता। आर्टिकल 15 का 1 ये कह रहा है। आर्टिकल 15 जो भेदभाव को समाप्त करने की बात कर रहा है वो इन आधारों पर पब्लिक प्लेसेस के लिए है। आसान भाषा में सारी चीजों को हम पब्लिक प्लेसेस कह सकते हैं। जो जनता के लिए जो चीजें हैं उन पर नहीं कर सकता, ठीक है, उन पर वो कोई भी तरीके का भेदभाव नहीं कर सकता। लेकिन यही आर्टिकल आगे चल के कहता है कि राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकता है, ठीक है, वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो 15 के जो नॉन डिस्क्रिमिनेशन का प्रोविजन था, जो भेदभाव न करने का प्रोविजन था, जिसमें एक आधार लिंग भी था, सेक्स भी था, जिसको चेंज किया गया, आगे बदला गया आगे, और यह कहा गया कि महिलाओं और बच्चों के लिए हम उन चीजों में जो अभी हमने आपको बताया था, रेस्टोरेंट, पब्लिक पार्क्स, अम्यूजमेंट पार्क्स, होटल्स, है ना, जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पर आन बाथिंग घाट्स, रोड्स, उन सब की एक्सेसिबिलिटी के लिए, उन सब के यूज करने के लिए इन लोगों के संदर्भ में चेंज कर सकता है, स्पेशल प्रोविजन कर सकता है, ठीक है। और अगर राज्य इनके लिए स्पेशल प्रोविजन कर रहा है तो उसको मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो महिलाओं और बच्चों के साथ क्या है, मैंने आपको जैसे भी बताया 14 वाले पर याद करिए। 14 वाले में क्या था, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, सकारात्मक भेदभाव, ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, वही अवधारणा है, वही कॉन्सेप्ट है, सोच वही है कि हमें वे लोग जो वंचित हैं, जो दबे हैं, जिन्हें आगे आने के मौके कम मिले हैं, उनके लिए स्पेशल प्रोविजन करने पड़ेंगे। जो शोषण की तरफ, जिनके लिए शोषण होने की संभावना ज्यादा है, तो उनके लिए अलग से प्रावधान किए जा सकते हैं। तो महिलाओं और बच्चों के लिए यह किया जा सकता है, ठीक है। आर्टिकल 15 का ये दूसरा पार्ट है जो ये बताता है, ठीक है। राजन केस हुआ, चंपकम दोराई राजन केस में उच्चतम न्यायालय ने जो है मेडिकल कॉलेज में कोटा बेस्ड एडमिशन के प्रोसेस को कैंसिल कर दिया और कहा कि ये इक्वालिटी के राइट का वायलेशन है। और उसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार ने संविधान संशोधन किया, और संविधान संशोधन बेसिकली ये पहला संविधान संशोधन के अंतर्गत ही था कि अनुच्छेद 15 का 4 यानी कि 15 सब क्लॉज 4 जोड़ा गया इसमें। और सब क्लॉज 4 ये कहता है कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स के लिए संविधान में अलग से प्रावधान किए जा सकते हैं। ठीक है, तो 15 का 4 ये प्रावधान करता है कि जो पहले अमेंडमेंट से जोड़ा गया कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स के लिए भी राज्य अलग से प्रावधान कर सकता है, ठीक है। यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पर इस अनुच्छेद ने, इस अमेंडमेंट ने बैकवर्डनेस की डेफिनेशन दी है, इनफैक्ट क्राइटेरिया दिया है कि वो सोशली बैकवर्ड होना चाहिए और एजुकेशनली बैकवर्ड होना चाहिए, सामाजिक रूप से पिछड़ा और शैक्षिक रूप से पिछड़ा। और यही कॉन्सेप्ट या ग्राउंड है ओबीसी का क्राइटेरिया है। ओबीसी में जो जातियां सम्मिलित होंगी उनके लिए ये 2 शर्तें हैं कि वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हों, सामाजिक तौर पर और शैक्षिक तौर पर पिछड़ी जातियों को ही ओबीसी कहा जाता है। तो बेसिकली ये ग्राउंड दे रहा है बैकवर्ड क्लासेस के लिए। और इसके माध्यम से ये कहा गया कि एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स के लिए भी अलग से प्रावधान सरकार कर सकती है।
उन्हीं चीज़ों के लिए जो पब्लिक प्लेसेस हैं, और स्कूल कॉलेजेस भी पब्लिक प्लेस में हैं क्योंकि वो पब्लिक फाइनेंस से बने हैं, सरकार के फंड से बने हैं, सरकार की निधियों से बने हैं, जनता के पैसे से बने हैं। तो वहाँ पर भी उनके लिए अलग से प्रावधान किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, और इस अमेंडमेंट ने आर्टिकल 15 में सब क्लॉज 5 जोड़ा, आर्टिकल 15 में सब क्लॉज 5 जोड़ा, और उस सब क्लॉज 5 में कहा गया कि अब किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए सीट्स को रिजर्व किया जा सकेगा, इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। निजी निजी शैक्षिक संस्थाओं के साथ साथ सरकारी संस्थाओं में भी एससी, एसटी और ओबीसी के लिए रिजर्वेशन इन एडमिशन, यानी कि प्रवेश की प्रक्रिया में आरक्षण का प्रावधान सरकार कर सकेगी। ये 15 के 5 के द्वारा कहा गया, 15 सब क्लॉज 5 के द्वारा कहा गया, जो कि 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी एससी, एसटी और ओबीसी रिजर्वेशन देंगे, ऐसा सरकार प्रावधान कर सकती है एडमिशन में। ठीक है, कोर्सेज में जो एडमिशन लेते हैं उसकी बात हो रही है। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जब हम प्राइवेट और सरकारी सबको इंक्लूड कर रहे हैं तो इसमें एक इंक्लूड नहीं होगा, वो है माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जो अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान हैं, ठीक है, उनको सम्मिलित नहीं किया जाएगा इस आरक्षण देने की प्रक्रिया में, वहां पर ये रिजर्वेशन नहीं लागू होगा। ठीक है, तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को छोड़कर बाकी सारे पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए एससी, एसटी और ओबीसी को रिजर्वेशन का प्रोविजन किया जा सकता है, जो कि आर्टिकल 15 का 5 सुनिश्चित कर रहा है। ठीक है, इसके साथ ही 2006 में सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रिजर्वेशन बिल लाया गया था, एक्ट लाया गया था, जिसने प्रोविजन किया कि ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा इन एडमिशन। ठीक है, तो सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में 27% आरक्षण ओबीसी को इन एडमिशन दिया जाएगा। 2006 से कानून के द्वारा यह स्थापित किया गया। तो यह हो गया आपका आर्टिकल 12, 13, 14 और 15। ठीक है, क्या है स्टेट लॉ, क्या है कानून और विधि के समक्ष समता और उसका समान संरक्षण, और उसके साथ साथ भेदभाव नहीं करेगा राज्य, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, आर्टिकल 15। ठीक है, ये 4 आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण थे जो हमने कवर कर दिए। एक और आर्टिकल मैं आपको बताना चाहूँगा, आर्टिकल 16। अनुच्छेद 16। देखिए, ये जो आपका पॉलिटी का लेक्चर सीरीज होगा, इस लेक्चर सीरीज में हम पूरा हर एक टॉपिक को पूरा कवर करेंगे विद डिटेल्ड एनालिसिस। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आज जो पूरे होते हैं टॉपिक्स, उन टॉपिक्स के बाद कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, और अंत में पूरा फंडामेंटल राइट का इवैल्यूएशन और उसके मेंस की राइटिंग के संबंध में जो आपको जानकारी देनी है वो देंगे। तो टॉपिक वाइज पूरा डिटेल्ड कवरेज प्लस उसके मेंस के क्वेश्चंस का भी डिस्कशन हम टॉपिक के बाद में करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से ये डेली सीरीज चलेगी। तो आज का पहला लेक्चर है, आज हम आपको पहला दे रहे हैं। अभी इसके पीछे जो फंडामेंटल राइट से पहले है उसके लेक्चर्स भी बाद में देंगे। हमने सोचा आज आपको एक इंटरेस्टिंग टॉपिक से शुरू करते हैं, पहला दिन है तो आपको थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट आए। इसके बाद आगे हम आपको पीछे वाले जो टॉपिक्स हैं, जहाँ पर पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, इन सबको हम इंक्लूड करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट है, उसकी एक सेपरेट लेक्चर सीरीज़ रखेंगे। ठीक है, जिसको आप अच्छे से फॉलो कर सकें। और इसके बाद हम लोग इसमें
प्रीलिम्स और मेंस के अलग अलग टेस्ट सीरीज को भी शुरुआत करेंगे। तब तक अभी लेकिन हम लोग बेसिक सब्जेक्ट्स पर कवर रखते हैं और आर्टिकल 16 की बात करते हैं। आर्टिकल 16 जो है वो कह रहा है अबाउट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सार्वजनिक नियोजन में अवसर की समानता, ठीक है। जो सरकारी नौकरी, सार्वजनिक नियोजन मतलब सरकारी नौकरी, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का मतलब सरकारी। मैंने आपको पहले भी बताया है कि पब्लिक शब्द का प्रयोग जब हम एडमिनिस्ट्रेशन में कर रहे हैं, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, या पब्लिक प्रॉपर्टी, तो ये पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट है यहाँ पर, ठीक है, जिसको हम हिंदी में सार्वजनिक भी कह रहे हैं, ठीक है। सार्वजनिक संपत्ति यानी सरकारी संपत्ति, ठीक है। सार्वजनिक सेवा, सिविल सेवा, नौकरी, सरकारी नौकरी, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, आर्टिकल 16 कह रहा है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, लोक सेवा में यानी कि सरकारी नौकरी में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी, यानी कि अवसर की समानता होगी। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी यानी अवसर की समानता होगी। अब आर्टिकल 16 ये कह रहा है कि जितने भी सिटीजन्स हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 16 भी केवल सिटीजन्स के लिए है। तो आपने अभी देखा था 14 सबके लिए था, 15 सिटीजन्स के लिए था और 16 भी सिटीजन्स के लिए है। यानी कि नागरिकों को, जो भारत देश के नागरिक हैं, उनको लोक सेवा में यानी कि सार्वजनिक सेवाओं में यानी सरकारी नौकरियों में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, अवसर की समानता दी जाएगी, मतलब उन्हें समान अवसर होगा उस नौकरी को प्राप्त करने का, ठीक है। ये कह रहा है आर्टिकल 16, ठीक है। आर्टिकल 16 इसको एक्सप्लेन करते हुए कह रहा है कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस, ठीक है। रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट और रेजिडेंस, या इनमें से किसी भी आधार पर। तो देखिए, ये जो आधार हैं भेदभाव न करने के, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट और रेजिडेंस, इनमें से डिसेंट और रेजिडेंस, ये दो आधार हैं जो आर्टिकल 15 में नहीं थे, ठीक है। आर्टिकल 15 में इन दो को छोड़ करके बाकी आधार सेम है। तो 16 में इन दो को भी जोड़ा गया और कहा गया कि इन आधारों पर राज्य अपने नागरिकों में सार्वजनिक सेवा प्राप्त करने के लिए, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट पाने के लिए कोई भेदभाव नहीं करेगा। यानी कि किसी भी नागरिक के साथ उसके रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट या रेजिडेंस के आधार पर सरकारी नौकरी पाने की संभावनाओं में कोई भी रोक टोक नहीं होगी, सबको एक समान अवसर प्राप्त होंगे। ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। तो केवल दो आधारों का डिफरेंस है, ये आपको याद रखना होगा कि 15 में क्या आधार है और 16 में क्या आधार है। तो 16 में आधारों को थोड़ा बढ़ा दिया गया है, थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया है और कहा गया है कि इनके आधार पर भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसके साथ साथ ये कहा गया है कि जो भी गवर्नमेंट है, जो भी सरकार है, वो सबको समान अवसर देगी। भारत सरकार के अंतर्गत, राज्य सरकार के अंतर्गत, लोकल अथॉरिटी के अंतर्गत या स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत जहां कहीं भी अवसरों की आवश्यकता होगी, वहां पर सभी नागरिकों को समान अवसर दिए जाएंगे और किसी के साथ भी कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब लेकिन इसमें थोड़े से आगे प्रोविजंस चेंज किए गए। प्रोविजंस में चेंज जो किया गया वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कहा गया SC, ST और OBC के लिए सरकारी नौकरियों में अलग से प्रावधान किए जा सकते हैं, यानी कि उनके लिए रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट किया जा सकता है, ठीक है। SC और ST के लिए भी किया जा सकता है और
ओबीसी के लिए किया जा सकता है, लेकिन शर्त क्या है कि इफ दे आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड विद इन द सर्विसेज ऑफ स्टेट, यानी कि अगर राज्य की सेवाओं में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, ऐसा सरकार को लगता है, तो सरकार एससी एसटी और ओबीसी के लिए भी एससी एसटी और ओबीसी के लिए नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान कर सकती है, नौकरियों में रिजर्वेशन दे सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले कहा गया कि कोई भेदभाव नहीं करेंगे, उसके बाद कहा गया कि इन आधारों पर भेदभाव नहीं करेंगे, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए सबको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी। फिर कहा गया एससी एसटी को रिजर्वेशन देंगे, फिर ओबीसी को भी रिजर्वेशन देंगे। अब महत्वपूर्ण ये है कि इसका सेंस क्या है। इसका सेंस ये है जो मैंने आपको आर्टिकल 14 में बताया था कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, जो वर्ग पीछे हैं उन वर्ग को आगे लाने का प्रावधान होना चाहिए, उन वर्गों के लिए संविधान में अलग से व्यवस्थाएं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है वो यह है कि सरकार वास्तव में जो पिछड़े वर्ग हैं उनको नौकरियों में आरक्षण देगी और उनके आगे बढ़ने के अवसरों को बढ़ाएगी। इसके साथ साथ रिजर्वेशन के प्रोविजन को देखिए, जो 15 में रिजर्वेशन है वो आपका सामाजिक और शैक्षिक चीज़ों के लिए है, बेसिकली सार्वजनिक क्षेत्रों में जो पिछड़े रह गए हैं उनके लिए है, जबकि 16 का जो आरक्षण है वो सरकारी नौकरियों के लिए है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड आर्टिकल है, जो नौकरियों से रिलेटेड आर्टिकल है, वो इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए लागू होता है 16 में। और जो आपका शिक्षा और बाकी सार्वजनिक सुविधाओं से संबंधित आर्टिकल है वो आपका आर्टिकल 15 है कि आर्टिकल 16 का 1, 2 जो मैंने आपको बताया कि भेदभाव नहीं होगा, किन आधारों पर नहीं होगा। उसके बाद 4 मैंने आपको बताया जहाँ पर ये कहता है सब क्लॉज 4 जो ये कहता है ओबीसी रिजर्वेशन और बाकी रिजर्वेशन के बारे में। इसके पहले आर्टिकल 16 का 3 भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था जो थोड़ा सा अलग इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा अलग सी बात है। यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेशन है, अब ये डिस्क्रिमिनेशन 16 का 3 जो प्रोवाइड कर रहा है वो ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो 16 का 3 ये कह रहा है कि किसी भी पोस्ट के लिए रेजिडेंट को क्वालिफिकेशन बनाया जा सकता है। ठीक है, और ये पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि वो किसी भी पोस्ट के लिए निवास को, रेजिडेंस को एक आधार बना दे। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ राज्यों में कुछ सेवाएं होती हैं जो सेवाएं केवल उस राज्य के लोगों के लिए होती हैं, वो नौकरियों में केवल राज्य के लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वो रेजिडेंस को एज अ क्वालिफिकेशन बनाया गया। ठीक है, तो जहां पर स्पेशल ज़रूरत हो वहां पर पार्लियामेंट इस चीज़ को कर सकती है कि वहां के लिए स्पेशल कानून बनाए कि वहां के लोगों के ही वहां के रोजगार दिए जाएंगे। तो रेजिडेंस को वहाँ के लिए एक क्वालिफिकेशन, एम्प्लॉयमेंट प्राप्त करने की क्वालिफिकेशन बनाया जा सकता है। ये आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 3 कहता है। ठीक है, आर्टिकल तो मोटे तौर पर अगर आप देखें तो आर्टिकल 16 का 1 और 2 जो इक्वालिटी इस्टेब्लिश कर रहा है, 3, 4, 5 उसका एक्सेप्शन है। ठीक है, तो 1 और 2 इक्वालिटी इस्टेब्लिश कर रहे हैं और 3, 4, 5 उसका अपवाद बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ ये लागू नहीं होगा। ठीक है, अब ओबीसी रिजर्वेशन का मुद्दा आया है और ओबीसी का जो 27% का रिजर्वेशन का मुद्दा भी है, नौकरियों में भी रिजर्वेशन का मुद्दा है। तो ओबीसी रिजर्वेशन और ओबीसी रिजर्वेशन के साथ साथ एक और मुद्दा जो अभी पिछली सरकार में जुड़ गया, जहां पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के सवर्णों को भी आरक्षण दिया गया। ये 2 मुद्दे, ठीक है, इन 2 मुद्दों की चर्चा हम लोग कल के लेक्चर से शुरू करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग इन चीज़ों को देख चुके हैं, जहां पर हमने 15-16 तक कर लिया है। आर्टिकल 12 से लेकर के 16 तक 4 आर्टिकल्स आज हम लोगों ने कर लिए हैं और ये सारे आर्टिकल्स आपके इम्पॉर्टेंट हैं। कल हम लोग ओबीसी के बारे में, ओबीसी रिजर्वेशन के बारे में बात करेंगे, अलग अलग कैसे ये रिजर्वेशन का मुद्दा आया, जिसमें क्रीमी लेयर का क्या मुद्दा है, और साथ ही साथ जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है वो संविधान में कैसे है और क्या है।
ठीक है। और इसके साथ साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, आर्टिकल 17, 18, 19, 20 इन सब पे भी चर्चा करेंगे। आज के लिए ये इतना महत्वपूर्ण चीज़ें हमने कवर कर दी हैं। आप लोगों को अगर कोई भी क्वेश्चन या डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं, या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी पूछ सकते हैं, कोचिंग के नंबर पर भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। तो आपके जैसे भी चाहें अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो उसको निश्चित तौर पर दूर किया जाएगा। अगर आप लोगों को हमारे प्रयास अच्छे लग रहे हैं और आपको लगता है कि ये बेहतर ढंग से चीज़ें चल रही हैं तो निश्चित तौर पर इसको लाइक वगैरह जो करते हैं वो कर दीजिए, ठीक है। अन्य कोई भी सलाह या सहायता चाहिए हो तो आप कोचिंग के नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।